अतीत केवल स्मृति नहीं है, ये जीवित शक्ति है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की ये पंक्तियां शायद आज के हमारे विषय पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। श्रोताओं का स्वागत है। आज हम एक ऐसी ही, आप कह सकते हैं, जीवित शक्ति के केंद्र सारनाथ की गहराई में उतर रहे हैं। वही पवित्र स्थल जहां माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान पाने के बाद अपना पहला उपदेश दिया था। नमस्कार। और हाँ, हमारी ये चर्चा इंडियन एक्सप्रेस में हाल ही में छपे काफी विस्तृत लेख पर आधारित है। हम आज बात करेंगे सारनाथ के ऐतिहासिक महत्व की, उसके बनने और उजड़ने की कहानी की, और उसके दिलचस्प रीडिस्कवरी की भी। बिल्कुल। और साथ ही हाल में जो वहां चल रहा है, जैसे ASI की नई पट्टिका और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज नॉमिनेशन, उस पर भी बात करेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि इस पूरे विषय को, मतलब इसके इतिहास से लेकर आज तक की प्रासंगिकता तक, सब कुछ कवर करें। तो आज का मिशन है सारनाथ के इतिहास की परतें खोलना। ये चर्चा खास तौर पर UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि इसमें इतिहास, कला, संस्कृति, करंट अफेयर्स सब कुछ है, और जाहिर है उन सब के लिए भी जो भारत के अतीत को जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सारनाथ नाम सुनते ही बुद्ध, पहला उपदेश, यही सब दिमाग में आता है ना? वाराणसी के पास ये जगह इतनी खास क्यों बन गई? देखिए, इसका सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि माना जाता है करीब 528 ईसा पूर्व बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश यहीं दिया था। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, मतलब धर्म के पहिए को चलाना। और यहीं उन्होंने अपने पहले 5 शिष्यों के साथ बौद्ध संघ की नींव रखी। अच्छा, संघ की नींव भी यहीं पड़ी? हाँ, भिक्षुओं का समुदाय। तो इस तरह से ये बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक बन गया, जहां से बुद्ध के विचार वो दुनिया भर में फैले। दिलचस्प। पर क्या पुराने बौद्ध ग्रंथों में इसे सारनाथ ही कहा गया है? नहीं, प्राचीन पाली ग्रंथों में इसे मृगदाव कहा गया है, मतलब हिरणों का पार्क, या फिर ऋषिपत्तन, यानी ऋषियों के रहने की जगह। ग्रंथ बताते हैं कि बुद्ध यहाँ आए थे, लेकिन वो कोई मैप तो देते नहीं है। तो इस जगह की पहचान के, हाँ यही वो जगह है, इसका श्रेय काफी हद तक सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक? हाँ, उनका नाम तो आता ही है। उनका क्या खास रोल था यहाँ? अशोक निस्संदेह सारनाथ के सबसे बड़े संरक्षक थे। उन्होंने ही यहाँ वो मशहूर सिंह स्तंभ बनवाया था, जिसके ऊपर 4 शेर हैं, पीठ से पीठ सटाए। वही स्तंभ जो आज हमारे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। हाँ, हमारा राष्ट्रीय प्रतीक। बिल्कुल। और इतिहासकार जैसे फ्रेडरिक एशर मानते हैं कि शायद ये स्तंभ इसीलिए बनवाया गया था कि भाई यही वो जगह है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, एक तरह से आधिकारिक मोहर। अच्छा। हालांकि देखिए, अभी की खुदाई में अशोक से पहले की भी कुछ चीजें मिली हैं, पर बहुत कम। सारनाथ को एक बड़ा बौद्ध केंद्र बनाने का मुख्य श्रेय अशोक को ही है। उन्होंने यहाँ कई मठ बनवाए, स्तूप बनवाए। इनमें सबसे मशहूर है धमेक स्तूप। धमेक स्तूप, हाँ, वो विशाल सा जो दिखता है। हाँ, वही, वो बड़ा सा बेलनाकार स्तूप। और माना जाता है कि वो ठीक उसी जगह बना है जहाँ बुद्ध बैठकर उपदेश दे रहे थे। अशोक के समय में ही सारनाथ एक बड़ा तीर्थ स्थल और मठों का केंद्र बन गया था। तो अशोक के बाद क्या हुआ? क्या इसका महत्व कम हो गया? नहीं, ऐसा नहीं। अशोक के बाद भी सारनाथ फलता फूलता रहा। पहली से चौथी सदी में कुषाण शासक आए, फिर तीसरी से छठी सदी में गुप्त शासक। इन सब ने भी इसे खूब संरक्षण दिया। पुरानी इमारतों को ठीक करवाया, उनका विस्तार किया, नई इमारतें बनवाई, मंदिर, मूर्तियां, बहुत कुछ। गुप्त काल में तो सारनाथ मूर्ति बनाने की कला का एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था। हाँ, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में सुना है। बिल्कुल, उसकी अपनी खास शैली थी। बुद्ध की मूर्तियां जो यहाँ बनी, वो अपनी शांति, सुंदरता और एक तरह की पारदर्शिता के लिए मशहूर हैं। तो हाँ, करीब 12वीं सदी तक यहाँ एक बहुत ही समृद्ध मठ परिसर मौजूद था। अशोक, कुषाण, गुप्त, इतना स्वर्णिम इतिहास। लेकिन फिर इसका पतन कैसे हुआ? ये कहानी का दुखद मोड़ है। वो ज्ञान का केंद्र खंडहर कैसे बन गया? हाँ, ये दुखद तो है। इस बात पर ज्यादातर इतिहासकार सहमत हैं कि 12वीं सदी के आसपास सारनाथ को बुरी तरह लूटा और जलाया गया था। ASI के जो संस्थापक थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने मेजर किट्टो का जिक्र किया है, जिन्होंने शुरू में यहाँ खुदाई की थी। किट्टो ने लिखा था कि विनाश इतना ज्यादा था कि सब कुछ लूट लिया गया और जला दिया गया। पुजारी, मंदिर, मूर्तियां, सब एक साथ। ओह माय गॉड, सब एक साथ। ये तो बड़ी तबाही लगती है। हाँ, मतलब ये कोई छोटी मोटी लूट नहीं थी। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार था? इस पर क्या राय है इतिहासकारों की? क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और अलग अलग मत सामने आते हैं। ये एक अहम सवाल है।
एक नजरिया जो फ्रेडरिक एशर जैसे इतिहासकारों का है, वो इसे 1193 में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक के वाराणसी हमले से जोड़ता है। कहा जाता है कि ऐबक ने वाराणसी में कई मंदिर तोड़े थे, तो एशर का मानना है कि शायद सारनाथ भी उसी हमले का शिकार हुआ। अच्छा, तो ऐबक का हमला एक कारण माना जाता है। हाँ, वो मानते हैं कि मकसद शायद कब्जा और लूटपाट था, लेकिन नतीजा ये हुआ कि जो बौद्ध भिक्षु बचे थे वो भाग गए होंगे और जगह वीरान हो गई, खंडर बन गई। लेकिन क्या कोई और थ्योरी भी है? हाँ, एक और है। इटली के जो पुरातत्वविद हैं जोवान्नी वेराइडी और फेडेरिका बारबा, उन्होंने खुदाई के सबूतों के आधार पर कुछ अलग कहा है। उनका कहना है कि सबूत इशारा करते हैं कि शायद 12वीं सदी के मध्य में ही, मतलब ऐबक के आने से कुछ दशक पहले ही, बौद्धों को वहां से जाने पर मजबूर किया गया था। पहले ही? क्यों? उनका मानना है कि शायद वहां एक बड़ा शैव मंदिर बनाने की योजना थी, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये जो कथित ब्राह्मणवादी प्रोजेक्ट था वो कभी पूरा नहीं हो पाया, शायद बाद में मुस्लिम हमलावरों के आने से रुक गया। ओह, तो ये भी एक संभावना है कि विनाश के पीछे सिर्फ बाहरी हमला नहीं बल्कि अंदरूनी बदलाव भी हो सकते हैं। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे सबूत और संदर्भ मिलकर अलग-अलग कहानियां बना सकते हैं। तो सटीक कारण पर बहस हो सकती है, लेकिन नतीजा एक ही था। 12वीं सदी के बाद सारनाथ का गौरव खत्म हो गया। करीब 700 साल तक ये जगह खंडहरों में दबी रही, भूली बिसरी, और बौद्ध धर्म भी भारत में अपनी जन्मभूमि में ही लगभग खत्म सा हो गया। ये एक बड़ा मोड़ था। 7 सदियां, 700 साल गुमनामी में, सोचना भी मुश्किल है। फिर ये जगह दोबारा दुनिया के सामने कैसे आई? इसकी रीडिस्कवरी की कहानी क्या है? हाँ, ये कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। शुरू में तो कुछ शौकिया ब्रिटिश पुरातत्वविद और इंडोलॉजिस्ट ने इसमें रुचि दिखाई, शायद इसलिए कि ये वाराणसी के पास था और वाराणसी में ईस्ट इंडिया कंपनी का अच्छा खासा दबदबा था। और इसका क्रेडिट किसे जाता है असल में? यही एक मजेदार बात है। सारनाथ के खंडहरों से पहली बड़ी खोज का श्रेय अक्सर बनारस के राजा चैत सिंह के दीवान थे बाबू जगत सिंह, उनके मजदूरों को दिया जाता है। बात है 1794 के आसपास की। जगत सिंह बनारस में एक नया बाजार बनवा रहे थे, जगतगंज, जो आज भी है। अच्छा, जगतगंज। हाँ, तो उसके लिए उनके मजदूर सारनाथ के खंडहरों से ईंट पत्थर खोद कर ला रहे थे। मतलब ये तो अनजाने में हुई खोज हुई, उन्हें क्या मिला हुआ? हाँ, काफी हद तक अचानक ही हुआ। मजदूरों को खुदाई में हरे बलुआ पत्थर का एक अवशेष पात्र मिला और संगमरमर का एक और पात्र। उनमें कुछ हड्डियां, मोती, सोने के पत्ते वगैरह थे। साथ में बुद्ध की मूर्ति का एक नक्काशीदार बेस भी मिला। लेकिन दुख की बात है, जैसा बीसी भट्टाचार्य ने लिखा है, कि उन पात्रों के अंदर जो अवशेष थे उन्हें गंगा जी में बहा दिया गया। अरे, ये तो पुरातात्विक नजरिए से बहुत बड़ा नुकसान हो गया। हाँ, बिल्कुल। फिर ये बात फैली कैसे? इसकी जानकारी 1799 में जोनाथन डंकन ने एक रिपोर्ट में छापी। डंकन वो ही थे जिन्होंने 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज खोला था। डंकन की रिपोर्ट से ही पश्चिम के लोगों का ध्यान सारनाथ की तरफ गया और आगे की खोज शुरू हुई। और फिर आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनका नाम तो भारतीय पुरातत्व में बहुत बड़ा है। बिल्कुल। कनिंघम, जो बाद में एएसआई के पहले डायरेक्टर जनरल बने, उन्होंने 1835-36 में सारनाथ में काफी व्यवस्थित खुदाई की। उन्होंने कई मूर्तियां और इमारतों के हिस्से खोजे और वो धर्मराज का स्तूप से वो बलुआ पत्थर का बक्सा भी निकाला जिसका जिक्र डंकन ने किया था। कनिंघम ने ही सारे सबूतों को मिलाकर 1836 तक पक्के तौर पर यह साबित कर दिया कि हाँ, यही वो प्राचीन मृगदाव या ऋषिपत्तन है जहां बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था। क्या कनिंघम के बाद भी कोई महत्वपूर्ण काम हुआ? हाँ, नींव तो कनिंघम ने रखी, लेकिन सारनाथ पर सबसे अहम और वैज्ञानिक खुदाई का श्रेय जाता है फ्रेडरिक ऑस्कर ऑल्टेल को। वो जर्मन मूल के थे। उन्होंने 1904-05 में एएसआई के लिए काम किया। वो पहले थे जिन्होंने मॉडर्न तरीके से, मतलब स्ट्रैटिग्राफी वगैरह का इस्तेमाल करके खुदाई की। उनके काम से एक ही सीजन में 476 से ज्यादा मूर्तिकला और वास्तुकला के टुकड़े और 41 शिलालेख मिले, जिसमें वो अशोक स्तंभ का ऊपरी हिस्सा, सिंह वाला, वो भी शामिल था। अरे वाह! हाँ, ऑल्टेल की खोजों से सारनाथ के इतिहास और कला को समझने में बहुत मदद मिली। आज जो सारनाथ में म्यूजियम है, वो भी उन्हीं के प्रयासों से बना। ये तो हुई अतीत की बातें। अब आते हैं आज पर। सारनाथ आजकल फिर चर्चा में है, वो एएसआई की पट्टिका और यूनेस्को नॉमिनेशन को लेकर।
जरा इस पर बताइए। हाँ, दो खास बातें हुई हैं हाल में। पहला तो ये कि यूनेस्को की टीम आने वाली है, उससे पहले एएसआई वहां एक संशोधित जानकारी वाली पट्टिका लगा रहा है। संशोधित मतलब उसमें क्या बदला जा रहा है? खबरों के मुताबिक नई पट्टिका में सारनाथ के पुरातात्विक महत्व को पहली बार सामने लाने का श्रेय बाबू जगत सिंह को दिया जाएगा और तारीख 1787-88 बताई जाएगी। पहले की पट्टिकाओं में या तो अंग्रेजों का जिक्र था या तारीख 1798 लिखी होती थी। कहा जा रहा है कि ये बदलाव जगत सिंह के परिवार वालों के कहने पर हो रहा है। अच्छा, तो ये एक तरह से इतिहास के क्रेडिट को ठीक करने की कोशिश है। हाँ, कह सकते हैं स्थानीय भूमिका को उजागर करने का प्रयास। और इसका यूनेस्को नॉमिनेशन से क्या लेना देना है? दूसरा बड़ा डेवलपमेंट यही है कि भारत ने इस साल सारनाथ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के लिए ऑफिशियली नॉमिनेट किया है 2025-26 के लिए। मजे की बात यह है कि सारनाथ पिछले 27 साल से यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में था, पर अब जाकर इसे फॉर्मली नॉमिनेट किया गया है। 27 साल, काफी लंबा इंतजार। हाँ, तो अगर ये कामयाब होता है तो सारनाथ के संरक्षण और उसकी ग्लोबल पहचान के लिए ये बहुत बड़ी बात होगी। और हो सकता है ये नई पट्टिका लगाना भी इसी बड़ी तैयारी का हिस्सा हो, ताकि स्थल की कहानी सही ढंग से पेश की जा सके। तो ये सब मिलाकर इतिहास को फिर से देखा जा रहा है और उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रखा जा रहा है। सारनाथ की ये पूरी कहानी बनना, बिगड़ना, फिर मिलना और अब आज का महत्व, ये यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी होगी। परीक्षा के लिहाज से कैसे देखें इसे? निश्चित रूप से ये टॉपिक यूपीएससी सिलेबस के कई हिस्सों को छूता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। देखिए, प्राचीन इतिहास में बुद्ध, अशोक, मौर्य, कुषाण, गुप्त, बौद्ध धर्म का विकास, संघ, ये सब आ गया। हाँ, ये तो है। फिर मध्यकालीन इतिहास में वो विनाश वाला दौर और उस पर अलग अलग मत, ऐबक बनाम शेफ प्रोजेक्ट, ये एनालिसिस के लिए इम्पोर्टेंट है। सही। कला और संस्कृति में अशोक स्तंभ, धमेक स्तूप, सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट, मूर्तियां, ये सब। और आधुनिक इतिहास, आधुनिक में पुरातत्व का विकास, एएसआई, कनिंघम, ऑटिल, जगत सिंह की भूमिका, ये सब। और करंट अफेयर्स में यूनेस्को नॉमिनेशंस और ये पट्टिका वाला मामला। मतलब पूरा पैकेज है एक तरह से। बिल्कुल। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स बहुत हैं, तारीखें, नाम, जगहें, खोजें, और मेंस के लिए एनालिसिस, ऐतिहासिक महत्व, विनाश पर बहस, संरक्षण के प्रयास, विरासत का क्या मतलब है, ये सब। बहुत बढ़िया। तो आज हमने सारनाथ की एक लंबी और बहुत ही दिलचस्प यात्रा की। बुद्ध के पहले उपदेश से लेकर ज्ञान और कला का केंद्र बनने, फिर खंडहर होने और फिर से खोजे जाने तक। कहानी और उस पर अलग अलग नजरिए। ये याद रखना जरूरी है कि इतिहास हमेशा सीधा नहीं होता। और फिर बाबू जगत सिंह के मजदूरों की वो अनजाने में हुई खोज से लेकर कनिंघम और ऑटिल के काम तक इसकी रीडिस्कवरी को समझा। और आज की घटनाएं जैसे एएसआई की पट्टिका और यूनेस्को नॉमिनेशन ये दिखाती हैं कि सारनाथ आज भी हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल या सोचने की बात छोड़ते हैं। जरूर ये सोचना चाहिए कि ऐतिहासिक जगहों की कहानियां वो कैसे बनती हैं और समय के साथ, नए सबूतों के साथ, माहौल के साथ कैसे बदलती हैं। जब हम किसी पुरानी पट्टिका को सही करते हैं या किसी जगह को वर्ल्ड हेरिटेज बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम असल में अतीत की कौन सी समझ को भविष्य के लिए चुन रहे होते हैं और क्यों। और सारनाथ जैसी जगहें जिनका इतिहास बनने, बिगड़ने, फिर से खोजे जाने की इतनी परतों वाला है, उन्हें सहेजने और उनकी पूरी कहानी ईमानदारी से बताने की असली चुनौतियां क्या हैं, इन पर सोचना भी इतिहास को समझना ही है। बहुत गहरे सवाल हैं। उम्मीद है सारनाथ पर यह चर्चा आप सभी को जानकारीपूर्ण लगी होगी और सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर श्रोताओं के मन में, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के मन में कोई सवाल या टिप्पणी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसी चर्चाओं से जुड़े रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।